अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेरोटोनिन। इन्फ्लेमेशन का ये सेकंड पार्ट है, पहला हिस्टामिन था। सेरोटोनिन कुछ जाकर कुछ रिसेप्टर्स पर लग के कुछ फंक्शंस कराएगा और हम पढ़ेंगे इसके कुछ एंटागोनिस्ट और कुछ एगोनिस्ट। हम कहते हैं सेरोटोनिन का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामी। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामी। दैट्स व्हाई वी यूज 5-HT फॉर द रिसेप्टर्स। Then we say it is also an autocoid like the histamine। ऑटोकॉइड मतलब लोकल हार्मोन जो लोकली बने और वहीं पर एक्ट करे और थोड़ी देर बाद के लिए जो है वो डिग्रेड हो जाए, और यानी कि वो टेम्परेरी हो। ये पाया कहाँ जाता है? जीआईटी में, न्यूरॉन्स यानी ब्रेन में, और प्लेटलेट्स में। हम कहते हैं कि सेरोटोनिन को एक एमएओ होता है जो कि इसकी डिग्रेडेशन करता है इनटू 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, 5-HIAA अगर यूरिन में ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी में। और जब सेरोटोनिन ज़्यादा होता है तो उसे हम कार्सिनोइड सिंड्रोम का नाम देते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स से जब हमारे पास सेरोटोनिन रिलीज होता है ना, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, जो कि सेरोटोनिन को दोबारा से ले लेते हैं। जब ये दोबारा ले लेते हैं तो सेरोटोनिन का एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इन ट्रांसपोर्टर्स की वजह से जो सेरोटोनिन का एक्शन है वो थोड़ी देर के लिए रहता है। ओके, अब हम कहते हैं कि 5-HT1, HT2 और HT3 जो है वो मेन होते हैं। 5-HT1 जो है वो हमारे पास इनहिबिटरी होता है। कैसे? एक तो वो जीआई के थ्रू इनहिबिटरी एक्शन दिखा रहा है, दूसरा हम कह रहे हैं कि इंक्रीज इन पोटेशियम कंडक्टेंस के थ्रू इनहिबिटरी दिखा रहा है। वी नो कि जब ब्रेन में समझिए ये न्यूरॉन्स हैं या किसी भी सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया? कंडक्टेंस ज़्यादा कर दी, तो इसका मतलब पोटेशियम जो है वो बाहर ज़्यादा हो जाएगा। जब पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो जाएगा तो सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं डीपोलराइजेशन की बजाय क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे की तरफ यानी कि पोटेंशियल से दूर। ठीक है, पोटेंशियल से दूर हो गया तो इट मीन्स के वो इनहिबिटरी हो गया। ठीक है, न्यूरॉन्स या सेल्स जो हैं उनमें ये एज इनहिबिटरी जीआई के थ्रू भी और इंक्रीज पोटेशियम कंडक्टेंस के थ्रू भी जो है वो इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। फिर हम कहते हैं 5-HT2 जो है उन रिसेप्टर्स पे GQ भी है स्टिमुलेटरी, GI इनहिबिटरी, और डिक्रीज पोटेशियम कंडक्टेंस जो है स्टिमुलेटरी इफेक्ट। और 5-HT3 के ऊपर जाकर हम कहते हैं गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू काम करता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं GI GQ GI जो था दैट वाज मैसेंजर सिस्टम, और जहाँ जहाँ पोटेशियम कंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या है? गेटेड आयन चैनल। अब हमने सबसे पहले करना है 5-HT1। देखें, 5-HT1 का ये रिसेप्टर है, यहाँ पे सेरोटोनिन आकर लगा, या तो वो इस रिसेप्टर को स्टिम्युलेट कर देगा या तो वो इनहिबिट कर देगा। हमने पढ़ा सिर्फ इनहिबिटरी का है, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स को ये स्टिम्युलेट भी करता है। ठीक है, कुछ 5-HT1 रिसेप्टर्स को ये स्टिम्युलेट भी करता है। अब हमने जो यहाँ पे 5-HT1 रिसेप्टर पढ़ने, दे आर इन द CNS। हमने सिर्फ CNS वाले जो हैं वो पढ़ने। इवन तो CNS में कुछ रिसेप्टर्स में सेरोटोनिन इनहिबिटरी होता है, कुछ में स्टिम्युलेटरी होता है। हमने जो पढ़ना है दैट इज इनहिबिटरी। दैट्स वाई वी स्टडीड दीज टू मैकेनिज्म। ठीक है, हमने जो पढ़ना है उसमें सेरोटोनिन एक्ट्स एज एन इनहिबिटरी, यानी कि यहाँ पर जाके लगा रिसेप्टर पर उसको इनहिबिट कर दिया। अब ये हमारे काम का क्यों है? क्योंकि सेरोटोनिन जो है इनहिबिटरी एक्शन के थ्रू एंग्जाइटी को भी रिलीव कराता है, क्योंकि ये सीनस में है ना, तो एंग्जाइटी को भी रिलीव कराएगा, और माइग्रेन पेन्स और क्लस्टर हेडेक्स वगैरह को भी जो है वो रिलीव कराता है बाय एक्टिंग एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर हमने इन चीज़ों को जो है रिलीव कराना, तो हम क्या करेंगे? सेरोटोनिन के एगनिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सेरोटोनिन के एगनिस्ट यूज़ करेंगे जो सेरोटोनिन जैसा ही काम करेंगे, यानी कि वो भी एंग्जाइटी को रिलीव करेंगे। अब सबसे पहला जो है दैट इज बसपिरोन, जो कि एंग्जियोलिटिक है, यानी एंग्जाइटी को रिलीव करता है। एक हो गया बसपिरोन और एक हो गया सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी जो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टर पढ़ा था ना, ये उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेरोटोनिन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और उसका एक्शन जो है वो लंबा हो जाता है, यानी कि सेरोटोनिन के एक्शन को ये इनहैंस करता है। ओके, नेक्स्ट हम कहते हैं बसपिरोन है दैट एक्ट्स एज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑन 5-HT1A रिसेप्टर्स। ठीक है, अब पार्शियल एगोनिस्ट तो आप सोच रहे होंगे कि पार्शियल एगोनिस्ट तो एज एन एंटागोनिस्ट काम करता है, तो फिर यहाँ पे एगोनिस्ट के तौर पर कैसे काम कर रहा है? अब ये ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बस सिंपली मैं आपको यही बता देती हूँ कि बसपिरोन जो है वो इस रिसेप्टर पे गया और उसने उससे कम इफेक्ट जनरेट किया जितना सेरोटोनिन नॉर्मली करता है, क्योंकि इट इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, कंप्लीटली उसको नहीं किया, बस थोड़ा सा इफेक्ट जो है उससे कम किया। उसकी वजह से जब ये बार बार करेगा तो रिसेप्टर जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसे कम इफेक्ट मिल रहा है पहले से कम। तो उसकी वजह से क्या होगा? सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस फीडबैक इफेक्ट की वजह से सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और सेरोटोनिन जब ज़्यादा रिलीज होगा तो इट विल एक्ट एज एन एनएक्सियोलिटिक। ठीक है, नेक्स्ट इज सुमाट्रिप्टन एंड नाराट्रिप्टन। इट सीम्स लाइक अ मैजिक स्पेल, सुमा नारा, राइट? सो ये माइग्रेन पेन और क्लस्टर हेडेक्स क्या होते हैं कि वन साइडेड पेन इसकी कैरेक्टराइजेशन होती है, कि एक साइड पे बहुत शदीद दर्द होता है और वो क्लस्टर्स में होता है, लाइक कुछ दिनों तक रहता रहता है। तो इनके लिए हम कहते हैं एगोनिस्ट एक्ट करते हैं। तो इनके लिए हमारे पास यूज होते हैं सुमाट्रिप्टन एंड नाराट्रिप्टन, एगोनिस्ट एट 5-HT1D एंड 1B रिसेप्टर्स। अब 1D और 1B रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो हमारे पास सेरेब्रल वेसल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेरेब्रल वेसल्स में ये जाकर क्या करेगा?
जो सेरोटोनिन का नॉर्मल काम होता है, ठीक है, ये उसी को मिमिक करेगा सिंस इट इज एन एगोनिस्ट। तो ये जाकर क्या करेगा, सेरेब्रल वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा। वेजो डायलेशन से माइग्रेन पेन होता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, जिसकी वजह से जो पेन है वो रिलीव हो जाएगा। दूसरा हम कहते हैं यही रिसेप्टर्स जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग पे भी होते हैं। वहाँ पे क्या करता है कि जो हमने पढ़ा था ना कि पेन के कुछ रिसेप्टर सब्सटेंसेस होते हैं लाइक CGRP और सब्सटेंस पी। ये फिजियो में आपने पढ़ा होगा कि CGRP और सब्सटेंस पी जो है वो नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करके पेन का एहसास दिलाते हैं। तो अब सेरोटोनिन हमने पढ़ा इसमें इनहिबिटरी है, तो सेरोटोनिन इन रिसेप्टर्स पर जाकर क्या करता है, 1D 1B इन द ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग पे जाकर क्या करेगा कि वहाँ से ये जो CGRP और सब्सटेंस पी की जो रिलीज है उसको इनहिबिट कर देगा। तो सुमेट्रिप्टेन एराट्रिप्टेन आर एगनिस्ट, तो ये भी वही काम करेंगे और इस तरह माइग्रेन पेन और क्लस्टर हेडेक्स को रिलीव करेंगे। देन वी सी के लेस्मीडिटान जो है वो भी इसी तरह 5-HT1F का एगनिस्ट है और ये भी माइग्रेन के जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसका भी मैकेनिज्म जो है वो इनहिबिटरी ही होगा। तो मैंने ये बस पे एंग्जाइटी किस तरह याद किया था। बस पे रोना आता है उन लोगों को जिनको एंग्जाइटी होती है। ओके, नो 5-HT2 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स GIT में भी हैं, ब्रोंकाई में भी हैं, प्लेटलेट्स में भी हैं और CNS में भी हैं। CNS में 5-HT1 receptors were inhibitory but 5-HT2 receptors are excitatory in CNS. जो 5-HT1 रिसेप्टर थे ना वो CNS में इनहिबिटरी इस तरह थे कि दे वर इंक्रीजिंग द पोटेशियम कंडक्टेंस, और यहाँ पर वो डिक्रीज कर रहे हैं पोटेशियम की कंडक्टेंस को, सो दे एक्ट एज एन एक्साइटेटरी इन CNS। अब देखें, अगर सेरोटोनिन इज एक्टिंग एज एन एक्साइटेटरी इन CNS देन वी कैन यूज इट एंटागोनिस्ट्स, ठीक है, देन वी कैन यूज इट्स एंटागोनिस्ट्स फॉर ट्रीटमेंट साइकोसिस। साइकोसिस में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टिम्युलेशन हो जाती है ना जो कि सेरोटोनिन करा रहा है, तो हम क्या करा रहे हैं उसके एंटागोनिस्ट को यूज़ करके उन साइकोसिस के सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वी कैन यूज इट एज एन एंटी साइकोटिक। और कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, ओलेंजेपिन। ओके, नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये 5-HT2C रिसेप्टर्स पे क्या कराता है, एपेटाइट को कम कराता है, ठीक है। 5-HT2C रिसेप्टर्स पे, C रिसेप्टर्स पे ये क्या करा रहा है, एपेटाइट को कम करा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 5-HT2C के जो एगनिस्ट हैं उनको यूज़ करेंगे एपेटाइट को कम कराकर ओबेसिटी को ट्रीट करने में, ठीक है। 5-HT2C के एगनिस्ट को यूज़ करेंगे, और वो एगनिस्ट कौन से हैं, एक तो मेरे पास है लॉर्कासेरिन, सेरिन, फेनफ्लुरामीन एंड डेक्सफेनफ्लुरामीन। ऑल्दो दीज ड्रग्स आर नो लॉन्गर यूज्ड क्योंकि इनका कैंसर के साथ रिलेशन होता है, बट किसी ज़माने में यूज़ करते थे ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए। और कौन से फंक्शंस होते हैं 5-HT2 रिसेप्टर के, ये वेजोडाइलेशन करा सकता है, GIT में प्रेजेंस होता है तो वहाँ की एक्साइटेशन करेगा, यानी कि वहाँ की मोटिलिटी को जो है वो इंक्रीज करेगा। अच्छा हाँ, 5-HT2 में हमने पढ़ा था कि GQ भी है, GI भी है और इंक्रीज पोटेशियम कंडक्टेंस भी है, तो इसका मतलब ये एक्साइटेटरी पे कहीं एक्ट करेगा, कहीं पे इनहिबिटरी एक्ट करेगा, राइट। सो GIT मोटिलिटी को इंक्रीज करा के डायरिया कॉज कर सकता है, ब्रोंकाई को स्टिमुलेट करके उनकी कंस्ट्रिक्शन करा सकता है, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करके उनकी एग्रीगेशन करा के क्लॉटिंग करा सकता है। अब ये सारे सिम्टम्स किस चीज़ के हैं, कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है कि जब सेरोटोनिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए, ठीक है, जब सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 5-HT2 रिसेप्टर्स को जाके स्टिम्युलेट करेगा और इसके सारे ये वाले इफेक्ट्स होंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, डायरिया, वेजोडाइलेशन एंड क्लॉटिंग वगैरह जो है कार्सिनोइड सिंड्रोम को सिम्टम्स है। कार्सिनोइड सिंड्रोम को या सेरोटोनिन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। जब सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाए तो होता है ना कार्सिनोइड सिंड्रोम, अब हमें इसको ट्रीट करना है तो उसके लिए हम इसके एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे। अब एंटागोनिस्ट में क्या है मेरे पास, केटन सेरिन, ओके, इसकी क्लास का एक यहाँ पे आपने पढ़ा था लॉर्कासेरिन और यहाँ पे है केटन सेरिन। देन वी से सिप्रोहेप्टाडीन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो सिर्फ सेरोटोनिन का ब्लॉकर नहीं है बल्कि वो अल्फा ब्लॉकर भी है और H1 ब्लॉकर भी है। H1 ब्लॉकर यानी कि हिस्टामिन एंटागनिस्ट, तो इसको हम मेस्टोसाइटोसिस में यूज़ कर सकते हैं। मेस्टोसाइटोसिस मीन्स जब हिस्टामिन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, ठीक है। सेरोटोनिन सिंड्रोम, कार्सिनोइड सिंड्रोम में तीनों ड्रग्स यूज होगी, और एनोरेक्सिया में सिंस हमें पता है कि एपेटाइट को कम कराता है, हम इसकी एंटागनिस्ट कर रहे हैं तो उससे क्या करेगा, एपेटाइट को ज़्यादा कराएगा, तो हम इसे एनोरेक्सिया के ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो 5-HT1 में हमने पढ़े एगनिस्ट और 5-HT2 में हमने एंटागनिस्ट भी पढ़े हैं और एगनिस्ट भी पढ़े हैं। अब हमने पढ़ना है 5-HT3। 5-HT3 पे हम कहते हैं सेरोटोनिन एज एन एक्साइटेटरी एक्ट करता है एरिया पोस्ट्रीमा के ऊपर जो कि CNS में है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या करेगा, एरिया पोस्ट्रीमा को जाके स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से वॉमिटिंग को कॉज करेगा। तो अगर हमने वॉमिटिंग रोकनी है तो हम क्या करते हैं उसके लिए उसके एंटागनिस्ट जो है वो यूज़ करेंगे, 5-HT3 के एंटागनिस्ट यूज़ करेंगे, और वो हमारे पास कैसे तौर पर काम करेंगे, एंटी एमिटिक्स के तौर पर काम करेंगे। अब वॉमिटिंग किस में आती है, कौन सी यूजेस होते हैं एंटीमेटिक्स के, इन कीमोथेरेपी में भी वॉमिटिंग आती है, और पोस्ट ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन के या सर्जरी के बाद वॉमिटिंग को ये जो है कंट्रोल करता है। उसके लिए हम कहते हैं सैट्रिन के हम सारे कंपाउंड्स जो हैं वो देते हैं, ऑन्डेलसैट्रिन, ग्रेनीसैट्रिन एंड डोलासैट्रिन। दीज आर एंटागोनिस्ट ऑफ 5-HT3।
नेक्स्ट हम कहते हैं सेरोटोनिन क्या करता है कि पेरिफेरल सेंसरी और एंटेरिक नर्व्स को स्टिम्युलेट करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, जीआईटी की इंटेरिक नर्व्स कहाँ होते हैं, जीआईटी में, तो जीआईटी की मोटिलिटी को ये क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा, और उससे हम कहते हैं डायरिया वगैरह कॉज करेगा अगर ओवर स्टिम्युलेशन हो जाए। तो हम कहते हैं आईबीएस इन वुमेन, आईबीएस जब डायरिया होता है ना, आईबीएस वाला, इसको हम कहते हैं आईबीएस डी। ठीक है, जो आईबीएस डायरिया वाला है, अगर वो वुमेन में हो जाए तो उसके लिए हम इसका एंटागनिस्ट देंगे, एलोसेट्रिन। ओके, क्योंकि सेरोटोनिन मोटिलिटी को इंक्रीज करा रहा है तो हमने एंटागनिस्ट करना है, हम डायरिया को ट्रीट कराना चाह रहे हैं। एंड देन द लास्ट वन इज 5-HT4, इसमें भी जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज करा रहा है तो हम इसका एगनिस्ट टेगासीरोड को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। लास्ट में मैं बताती हूँ कि जो SSRIs थे जो कि एंग्जाइटी के तौर पे यूज़ करते हैं, उन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो रिलैक्सिंग माहौल प्रोवाइड करता है, तो वो डिप्रेशन से जो है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है एज अ स्टिम्युलेंट भी। ओके, सो दिस वाज ऑल। 5-HT1 के हमने एगनिस्ट पढ़े, HT2 के एगनिस्ट एंटागनिस्ट पढ़े, HT3 के एंटागनिस्ट पढ़े, और HT4 का हमने एगनिस्ट पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।